नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकाघाट में रैली को किया संबोधित। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। परमवीर के आरोपों से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। शरद पवार ने 2 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया। देश भर में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटे में आए 43,000 से ज्यादा मामले। पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रैली। ममता बनर्जी को तगड़ा झटका देने की तैयारी। घोषणा पत्र भी करेंगे जारी। ऑस्टिन राजनाथ के बीच रणनीतिक सहयोग। ऊंचाई देने पर बनी सहमति। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड की बढ़ेगी साझेदारी। खबरों की शुरुआत की जाए तो असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकाघाट में रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और असम में कांग्रेस सत्ता में थी तब दोहरी लापरवाही और दोहरा भ्रष्टाचार था। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपको याद रखना होगा कि कांग्रेस का मतलब है अस्थिरता, भ्रष्टाचार। उनके पास कुछ अच्छा करने के लिए कोई विजन या इरादा नहीं है। कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र की गारंटी। कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की गारंटी। कांग्रेस मतलब बम, बंदूक और ब्लॉकेट की गारंटी। कांग्रेस मतलब हिंसा और अलगाववाद की गारंटी। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार और घोटालों की गारंटी। आपको याद रखना है, कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र की गारंटी। कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की गारंटी। कांग्रेस मतलब अस्थिरता की गारंटी। कांग्रेस मतलब बम, बंदूक और ब्लॉकेड की गारंटी। कांग्रेस मतलब हिंसा और अलगाववाद की गारंटी। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, घोटालों की गारंटी, भाई भतीजेवाद की गारंटी। भाइयों और बहनों, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 50 साल से ज्यादा असम पर राज करने वाले लोग आजकल असम को 5 गारंटी दे रहे हैं। असम के लोग इनकी रग रग से वाकिफ है। इन लोगों को झूठे वायदे करने की, झूठे घोषणा पत्र बनाने की आदत पड़ गई है। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन आज के कांग्रेस नेताओं को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है, वो चाहे कैसे भी मिले। असम में कांग्रेस का खजाना अब खाली हो गया है। उसे भरने के लिए इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने से नए मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 43,846 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 197 लोगों की मौत हुई है। देश में बीते 24 घंटों में एक्टिव केस भी तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ज्यादातर नए मामले इन्हीं 8 राज्यों से हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा शामिल है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 1.15 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक कुल 1,15,99,130 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 1,11,30,288 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 3,09,087 हो गए हैं। भारत में कोरोना से अब तक कुल 1,59,755 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के एंटीलिया प्रकरण की जांच के बीच मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने अपने एक लेटर से महाराष्ट्र की राजनीति को सुलगा दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद सियासत तेज हो गई है। चिट्ठी में एनसीपी नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाजे से वसूली करवाने का आरोप है। इन आरोपों के बाद अनिल देशमुख पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया है। इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी सक्रिय हो गए हैं। शरद पवार दिल्ली में हैं और उन्होंने एनसीपी के 2 बड़े नेताओं को यही तलब किया है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शामिल होंगे। वो महाराष्ट्र से दिल्ली आएंगे। बताया जा रहा है कि एनसीपी नेताओं के बीच अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को लेकर चर्चा की जाएगी। अनिल देशमुख का नाम आने के बाद राज्य की उद्धव सरकार दबाव में आ गई है। विपक्ष की तरफ से अनिल देशमुख के खिलाफ जांच करने और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र भेज इसकी पुष्टि की है।
सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि जो पत्र भेजा गया है वह मेरे मेल आईडी से ही भेजा गया है। बता दें कि शनिवार को परमबीर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम पत्र लिखा, जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सचिन वजह से 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली करने को कहा था। वहीं इस मसले पर अनिल देशमुख ने ट्वीट कर कहा कि परमबीर सिंह ने खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए ऐसे आरोप लगाए हैं। नागपुर में भाजपा कार्यकर्ता महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि सचिन वजह की वसूली गैंग महाराष्ट्र के गृह मंत्री के लिए हर महीने 100 करोड़ की वसूली करती थी। उधर सरकार को 15 महीने हो गए, इसलिए सरकार को 1500 करोड़ के भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र के सीएम और गृह मंत्री का नार्को टेस्ट कराते हुए तुरंत इस्तीफे की मांग की है। रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाई देने पर सहमति बनी और ये भी कहा गया कि अमेरिका के एशिया पैसिफिक व अफ्रीकी कमांड के साथ ही सेंट्रल कमांड के साथ भी भारतीय सेना के सहयोग को मजबूत किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम भारत अमेरिका के बीच स्थापित वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए काम करना चाहते हैं। हमने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास के बारे में बात की। हम अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के साथ सहयोग बढ़ाने को सहमत हुए हैं कि दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग व साझेदारी की अपार संभावना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्रों को खुला और सभी के लिए समान अवसर वाला बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। भारत और अमेरिकी साझेदारी को 21वीं सदी की सबसे मजबूत साझेदारी बनाने के लिए आगे भी हम काम करते रहेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका व भारत के बीच करीबी सैन्य सहयोग स्थापित हो चुके हैं और अब सेंट्रल कमांड के साथ साझेदारी से भारतीय सेना की गतिविधियां अमेरिकी सेना के साथ समूचे खाड़ी क्षेत्र में बढ़ सकती है। भारत और अमेरिका के सैन्य सहयोग को लेकर पहले से सशंकित पाकिस्तान इस सहयोग को लेकर और ज्यादा परेशान हो सकता है। इस सहयोग का यह भी मतलब है कि भारतीय सेना के पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत सेंट्रल कमांड के तहत आने वाले सभी 20 देशों के बारे में ज्यादा सूचनाएं आ सकेगी। एक साल बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लोगों को कोरोना वायरस लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत 3 शहरों में आज एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया। मध्य प्रदेश के तीनों शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक कुल 32 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज 32 घंटे का लॉकडाउन चल रहा है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले आदेश तक हर रविवार को भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कुल 32 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही मंजूरी दी गई है, जिसमें अस्पताल और मेडिकल स्टोर भी खुले रहेंगे। इसके अलावा इन तीनों शहरों के सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। प्रशासन ने तीनों शहरों में लॉकडाउन के दौरान धारा 188 लागू की है। इसके मुताबिक अगर आप बिना कारण घर से निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे। लॉकडाउन के चलते भोपाल शहर में शनिवार रात 10 बजे के बाद से ही सन्नाटा पसर गया। रविवार सुबह भी सड़कें सूनी नजर आई। शहर के बाहरी सीमा सहित अंदर भी पुलिस ने करीब 128 स्थानों पर बैरिकेडिंग की है। प्रशासन लॉकडाउन के दौरान ज्यादा सख्ती बरतेगा। दुकानदारों पर जुर्माने का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी दुकानदार ने नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। रेलवे ने प्लेटफॉर्म, यार्ड और आसपास के सूने पड़े ढांचों को ढहाने का निर्देश दिया है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम की दिशा में रेलवे के नए दिशा निर्देशों के तहत ये कदम उठाया जाएगा। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने अधिकारियों को इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। आदेश में प्लेटफॉर्म और यार्ड के खाली पड़े ढांचों, खाली क्वार्टर, प्लेटफॉर्म से दूर ऐसे भवनों को तत्काल ध्वस्त करने को कहा गया है जहाँ कोई सुरक्षा और आवाजाही नहीं होती। जब तक इन्हें ध्वस्त नहीं किया जाए तब तक नियमित तौर पर ड्यूटी स्टाफ उन जगहों की निगरानी करता रहेगा। विशेष रूप से रात में या ऐसे समय जरूर निगरानी हो जब लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है। इसके साथ ही रेलवे परिसर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में शामिल लोगों का डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सभी पोस्ट कमांडर पिछले 5 साल में दुष्कर्म समेत महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों का ब्यौरा ले और आंकड़ों की समीक्षा करें। रेल कर्मियों के पास ऐसे अपराधों से जुड़े दोषियों की तस्वीर होनी चाहिए।
डीजी ने कहा कि डाटा के विश्लेषण के आधार पर तत्काल और लंबी अवधि की योजना तैयार की जाए। तत्काल वाली योजनाओं पर बिना देरी कदम बढ़ाए जाए। लंबी अवधि की योजनाओं में बेसिक इंफ्रा सुधार, सीसीटीवी लगाना और सुरक्षा के अन्य पहलुओं को बेहतर करने जैसे कदम शामिल रहेंगे। अधिकारियों से महिला कोच पर नजर रखने और ट्रेन आने जाने के समय सुरक्षा कर्मी तैनात रखने जैसे कदम भी उठाने को कहा गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वाईफाई का इस्तेमाल फोन डाउनलोड करने में न हो। इसमें कहा गया है कि सभी पोस्ट कमांडरों को पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म समेत अपराध की घटनाओं का विवरण प्राप्त करना चाहिए और डाटा को पूरी तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि रेलवे यात्रियों को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फोन साइट इस सेवा के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो। डीजी ने कहा कि डाटा विश्लेषण के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए और इसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आदेश में अधिकारियों को महिलाओं के डिब्बों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य के दौरे पर है। वह मेदिनीपुर जिले के एगरा में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह शाम 5:30 बजे कोलकाता में भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। अमित शाह शाम को भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार विजन डॉक्यूमेंट में रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार प्रदान करने पर फोकस होगा। इसके साथ ही भाजपा इनमें कई और बड़े ऐलान कर सकती है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर बड़ी घोषणाएं संभव है। पार्टी राज्य की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करने का ऐलान कर सकती है। ममता बनर्जी के करीबी तथा वरिष्ठ तृणमूल सांसद शिशिर अधिकारी अमित शाह की रैली में भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भाजपा सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों उनके पुत्र तथा तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा था कि उनके पिता शिशिर अधिकारी जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। वह 24 मार्च को पूर्व मेदिनीपुर के कांती में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मौजूद रहेंगे। शुवेंदु ने कहा था कि उन्होंने अपने पिता को सलाह दी है कि वह उससे पहले 21 मार्च को होने वाली अमित शाह की रैली में भाजपा में शामिल हो जाए। इसके अलावा शुवेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। शिशिर अधिकारी कांती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। बता दें कि राज्य में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं इसके नतीजे 2 मई को आएंगे। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद पुलिस को पति पत्नी का विवाद सुलझाने की कोशिश महंगी पड़ गई। पुलिस कर्मियों पर परिजन ने पथराव कर दिया। हमले में चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल घायल हुए। पुलिस पर हमले की जानकारी होते ही आसपास से कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। वहीं चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद पुलिस को पति पत्नी का विवाद सुलझाने की कोशिश महंगी पड़ गई। दहेज उत्पीड़न के आरोपित पिता पुत्र को पकड़ने गई कहिंजरी चौकी पुलिस टीम पर आरोपितों ने हमला कर दिया। पुरुषों के साथ ही महिलाओं ने जमकर ईंट पत्थर चलाए, जिससे पुलिस टीम को जान बचाने के लिए फायर तक करना पड़ा। हमले में चौकी इंचार्ज कहिंजरी व एक सिपाही के साथ ही शिकायतकर्ता महिला घायल हो गई। चौकी इंचार्ज की हालत गंभीर बनी रही। रसूलाबाद के अंतर्गत गांव भीगदेव में शनिवार देर रात पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद की जानकारी होते ही चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह और हेड कांस्टेबल समर सिंह पति पत्नी के विवाद को सुलझाने के लिए गांव में गए थे। पीड़ित महिला शाह बेगम का पति रफीक व उसके परिजन चौकी इंचार्ज के साथ धक्का मुक्की व अभद्रता करने लगे। चौकी इंचार्ज ने जब मना किया तो रफीक व उसके परिजन हमलावर होकर ईंट पत्थर चलाने लगे। तब तक पुलिस वाले कुछ समझ पाते तब तक ईंट पत्थर की चपेट में आकर चौकी इंचार्ज और हेड कांस्टेबल बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वह होम आइसोलेशन में है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी गुरुवार को चाइनीज वैक्सीन की पहली डोज ली थी। इस दौरान ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने अपने देश के लोगों से महामारी के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के कोरोना संक्रमित होने से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वह होम आइसोलेशन में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हाल ही में उन्होंने चाइनीज वैक्सीन की पहली डोज ली थी। इसके बावजूद भी वे कोरोना संक्रमित हो गए। पीएम के कार्यालय ने ट्वीट कर बताया था कि आज प्रधानमंत्री इमरान खान को टीका लगाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के कोरोना
संक्रमित होने से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने देश के लोगों से महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इससे पहले पाकिस्तान के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन की घोषणा की थी। बता दें कि पाकिस्तान कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में शनिवार को इस साल एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक मामले सामने आए। इस दौरान 3,876 नए मामले सामने आए और 40 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी मूल की फ्रांसीसी महिला के साथ उसके 3 बच्चों के सामने आबिद महली और सफाकत बग्गा ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना सितंबर 2020 में लाहौर सियालकोट मार्ग पर घटी थी। घटना के बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। लोगों ने दोषियों को खुलेआम फांसी पर लटकाए जाने की मांग की थी। वारदात में पाकिस्तानी मूल की फ्रांसीसी महिला के साथ उसके 3 बच्चों के सामने आबिद मलही और शफाकत बग्गा ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। महिला की कार पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण राजमार्ग के किनारे खड़ी थी। उसी समय दोनों दोषियों ने वहां पहुंचकर कार का लॉक तोड़ा और वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद फरार हो गए दोषियों को महीने भर चले अभियान के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके डीएनए सैंपल लेकर वारदात में उनकी संलिप्तता साबित की गई। आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश अरशद हुसैन भट्टा ने मलही और बग्गा को मौत की सजा देने के साथ ही उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने डकैती मामले में दोनों को उम्र कैद और कार का ताला तोड़ने के लिए 5 साल के कारावास की भी सजा सुनाई है। दोनों दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया गया है। पुलिस के अनुसार वारदात में दोनों दोषियों ने महिला के पास मौजूद 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और स्वर्ण आभूषण भी लूट लिए थे। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।